अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का आपका दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज का जो हमारा मौजू है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन हम शायद इस पर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितनी हमें देनी चाहिए। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रही हूँ मीडिया के किरदार की, जो हमारी राय साजी में एक अहम किरदार अदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मीडिया हमारी राय कैसे बना सकता है, तो चले उसे आसान अल्फाज में आज आपको समझाते हैं। आजकल क्योंकि टीवी, रेडियो, अखबारात और सोशल मीडिया का दौर है और जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। हम सुबह से रात तक मीडिया के ज़रिए अपनी मुख्तलिफ़ ख़बरें, मुख्तलिफ़ मालूमात और नज़रियात देखते हैं। मीडिया हमें ये बताता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा मसला अहम है और किस मसले पर सोचना या बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मीडिया मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, एक बहुत बड़ा टूल है। तो ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ ये आपके जहन में कहीं ना कहीं ज़रूर रुकेंगी। आप इनका ज़िक्र दूसरों के साथ भी करेंगे और जब आप आप इस प्रोग्राम की वजह से किसी चीज़ पर सोचेंगे तो यकीनन उसे अपने अमल से अपनी राय भी आप तश्कील दे पाएंगे। इसी तरह बात चाहे सियासी हो, समाजी हो या माशरती मसाइल के बारे में हो, राय इसी तरह बनती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जनाब हमें इस हवाले से किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, मीडिया पर बैठकर मीडिया की बात करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि इसमें आपके लिए क्या भलाई है। सच तो ये है कि हमें मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत है। हमें ये सीखना चाहिए कि मीडिया की मालूमात को हमने किस तरह परखना है, किस तरह डिस्क्लोज़ करना है, किस तरह परसीव करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, उस पर आंखें बंद करके हमने यकीन नहीं करना है, बल्कि उसकी सच्चाई की तहकीक करनी है। और ये भी कि जिसे भी हम सुने याद रखें कि मुकम्मल होशो खवास से इसका हमने चुनाव करना है। आंखें बंद करके किसी को भी सुनना शुरू ना कर दें। मीडिया एक बहुत ताकतवर चीज़ है, ये हमारी आप सबकी ज़िंदगियां तब्दील करके रखता है। तो इसके किरदार को ख़ुद भी समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं ताकि आप इसे एक मुस्बत टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो ये इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि हर कोई ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच रही होती है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स सोशल मीडिया पर चल रहे होते हैं जो कि कंडक्ट कर रहे होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन का फैलाव का बाइस बन रहे होते हैं। और उसकी वजह से जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ऊपर भी उंगली उठती है। तो जो भी आप ख़बर सुने, जो भी मालूमात हासिल करें, ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आज का हमारा पैगाम था। और जनाब अब कुछ तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। और तालीम का मकसद सिर्फ हमें एक डिग्री दिलवाना नहीं होता, बल्कि किसी एक ख़ास शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना मकसूद होता है। मगर हमारे यहाँ अक्सर लोग अपनी नौकरियों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वजह यही है कि उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक कभी तालीम हासिल नहीं की होती है। आम अल्फाज में कहा जाए तो उनकी करियर काउंसलिंग नहीं हुई होती है। और करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से बहुत से लोगों को ज़िंदगी में इस किस्म के मसाइल फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप एक फ़ील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो तकरीबन पूरी उम्र के लिए आपने वो ही काम करना होता है। इसलिए हमें ये इंतखाब इंतहाई सोच समझ कर करना चाहिए। इसी के मुतालिक आज हमने बात करनी है। और वेरी मल्टी टैलेंटेड आप उनको कह सकते हैं शख्स हैं, उनको आज हमने दावत दी है और उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। इंटरनेशनल करियर काउंसलर हैं और उनसे जानेंगे कि करियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इस पर बात करने के लिए वकास मखदूम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। वकास, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। करियर काउंसलिंग है क्या? बहुत से लोगों को ये है कि अच्छा सिर्फ हम जाके ये पूछेंगे कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, हमें कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए, शायद यही करियर काउंसलिंग है। बट करियर काउंसलिंग क्या है? करियर काउंसलिंग इज़ क्रूशल फॉर मैनी रीजंस। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, करियर काउंसलिंग हेल्प्स इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई देयर ओन इंटरेस्ट्स एंड स्ट्रेंथ्स। सही। सेकंड, ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। थर्ड, from a good counseling you will be able to gain confidence, which is very important. Fourth point,
आप वेरियस करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने सेशन के अंदर अपने काउंसलर के साथ. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अ गुड काउंसलर कैन गिव यू एन इनसाइट्स इनटू द जॉब मार्केट ट्रेंड. सो काउंसलिंग सेशन इज एसेंशियल. कुछ टाइम पहले इस चीज़ का ट्रेंड ख़त्म हो चुका था. एवरीबडी वाज जस्ट डूइंग मार्केटिंग, यू नो, बट नाउ डेज आई हैव सीन a very few professionals in the market. Those are doing a fantastic job. People can contact them and I'm also available on the social sites. But इतने ज़्यादा करियर काउंसलर्स आ चुके हैं हमारी मार्केट में, बिकॉज ये एक कह लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बन चुकी है, ये एक मार्केट प्लेस बन चुकी है. इसके अंदर भी कह लें कि वो फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम आ चुका है कि हमने पैसे कमाने हैं. तो हम किस तरह समझ सकते हैं कि ये एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर है और ये हमें अच्छा गाइड करेगा? मेरे ख्याल से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. मार्केट में बहुत सारे लोकल एजेंट्स बैठे हुए हैं. होता ये है कि उनके पास सिर्फ 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑन पैनल पे होती हैं. अब आज के बात आ जाती है मार्केटिंग पे. बच्चा कहता है मुझे स्कॉटलैंड में पढ़ने के लिए जाना है. उनके पास स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी नहीं होती मार्केटिंग स्टार्ट. वो वहाँ से उठा के बच्चे को लंदन में प्लेस कर देते हैं कि जी फ़ी कम है, यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. बच्चा जब वहाँ चला जाता है तो फिर अगेन वो बैक बाइटिंग कर रहा होता है अपने काउंसलिंग की. होना ये चाहिए. प्लीज़ मैं ये सब व्यूअर्स से भी कहूँगा कि जब भी आपने काउंसलर सेलेक्ट करना है, सबसे पहले कंपनी को देखें वो किस कंपनी के साथ एफिलिएटेड है. अच्छा. क्या वो इंटरनेशनल कंपनी है? अगर वो इंटरनेशनल कंपनी है तो उनके पैनल पे क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं. यू कैन आस्क द क्वेश्चन कि आपके पैनल पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं. अच्छा. किस किस कंट्री को आप डायरेक्टली डील करते हैं. आपको वहीं पे आइडिया हो जाएगा जब डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे. मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरनेशनल काउंसलर्स होते हैं उनके पास ह्यूज पैनल होता है यूनिवर्सिटीज़ का. फिर वहाँ पे वो चॉइसेस नहीं आती. अगर आपकी मामी या आपके चाचा जी स्कॉटलैंड रहते हैं और आपका इंटरेस्ट है कि वहाँ पे फिल्मिंग ज़्यादा होती है, मुझे आर्ट एंड फैशन पढ़ना है, तो यू कैन परस्यू, आपको वहाँ पे एडमिशन करवा के दे सकते हैं. वर्सेस अगर आप लोकल एजेंट के पास जाते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो कैसे प्लेस करेंगे आपको. सो ये चीज़ बेसिकली स्ट्रगल करनी पड़ती है. अच्छा, मुझे ये बताइए फिर कि कब से ये करियर काउंसलिंग स्टार्ट कब से करनी चाहिए? कौन से फेज़ में आपको करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए? मेरे ख्याल से ये घर से शुरू होती है काउंसलिंग. अच्छा. आपकी स्कूलिंग से ही. और करियर काउंसलिंग जो है वो हर स्टेप पे ज़रूरी होती है और इसमें बहुत अहम किरदार है पेरेंट्स का. पहले कुछ टाइम पहले इस तरह होता था कि जी अगर पेरेंट्स ने बाहर से सुना है कि जी मेरे दोस्त के बेटे ने डॉक्टरी की और वो अच्छी इनकम अर्न कर रहा है तो मेरा बेटा भी यही करेगा. हाँ, जबकि बेटा जो है वो CS में इंटरेस्टेड होता है. सो पहले ये चीज़ का रुझान था, बट अब मैं देख सकता हूँ कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो चुके हैं. अच्छा. हम आई हैव बीन डीलिंग अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, लाइक हम डेली बेसिस पे डील करते हैं, पेरेंट्स भी साथ आते हैं. अब स्टूडेंट्स, उनके बच्चों की प्रेफरेंस दी जाती है कि इंटरेस्ट क्या है, चॉइसेस क्या है. तो मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. भी आपके घर से शुरू होती है और आपके मेंटोरशिप, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं. इसलिए कहते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट को बहुत सोच समझ के इंतखाब करें. अच्छा, लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, उनको किस तरह के जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़े होते हैं? किस तरह की सफरिंग उनको आ रही होती है? स्टूडेंट्स आर फेसिंग लाइक स्ट्रगलिंग विद मैनी चैलेंजेस, लाइक के लैक ऑफ क्लैरिटी. ICS किया है तो आगे BBA क्यों करना चाहता हूँ, दे डोंट नो. अगर मैंने BBA कर लिया है तो आगे किस फील्ड को मैंने परस्यू करना है, क्लैरिटी नहीं, और सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है आपका. अच्छा. तो और सबसे इम्पोर्टेंटली चीज़ ये है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. उनको ये चीज़ समझनी है कि सबसे पहले हम मिस्टेक करते हैं. हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमसे मिस्टेक होती है, हम मिस्टेक से सीखना चाहिए हमें, देन इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं और तब हम ग्रोथ और सक्सेसफुल होते हैं. बच्चे क्या करते हैं, ये मैंने बहुत सारे इवन तो मैच्योर लोगों को भी देखा कि वो गलती करने से डरते हैं. So every successful person has faced setbacks before. So हमें इस चीज़ को समझना है कि सबसे बड़े टीचर जो हमारा है वो मिस्टेक्स ही हैं. मतलब मिस्टेक्स करने चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जब आप मिस्टेक्स करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप डिफरेंट तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं और आप कहीं ना कहीं प्लेस हो जाते हैं. तो मतलब आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे अपनी लाइफ में तब तक आपको नहीं पता चलेगा, आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे डिफरेंट चीज़ों को. तो इसलिए आपको मिस्टेक्स करनी चाहिए. मिस्टेक से बहुत कुछ इंसान सीखता है. एटलीस्ट वो गलती करने से तो सीखता है ना कि ये गलती मैंने दोबारा नहीं करनी है. ये पता चल जाता है इंसान को. अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि बच्चों के लिए जो बेहतर चीज़ होती है, बहुत से अब अगर देखा जाए तो बचपन से ही बच्चों के ऊपर एक प्रेशर होता है माँ बाप की तरफ से, या तो आपने डॉक्टर बनना है, या आपने इंजीनियर बनना है, या आपने BBA करना है, या आपने CSS करना है. ये बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाली जाती हैं, इनकलकेट की जाती हैं. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है अब उसका इंटरेस्ट और है, लेकिन माँ बाप का प्रेशर है कि बेटा तुमने तो ये बनना है, तुम्हारे ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं और तुमने ये रिटर्न बैक करना है.
इस सिचुएशन में बच्चे क्या कर सकते हैं? इसमें तो सेल्फ बूस्ट नहीं हो सकता, सेल्फ इस्टीम जो वो भी आपकी हर्ट हो रही होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ रहा होता, तो इसमें क्या करें फिर बच्चे? देखिए, सबसे पहले जो आपने एक चीज़ मेंशन की है कि शुरू से ही उनको फीड किया जा रहा होता है कि आपने ये बनना है। समटाइम्स होता ही है कि वो सुन के उनका इंटरेस्ट बन जाता है उस फील्ड में, वो कहते हैं बस ठीक है अब तो हमारा उनका प्रॉपरली इंटरेस्ट डिवेलप हो जाता है। अगर वो डिवेलप नहीं हुआ तो सेकंड ये होता है कि अगर वो डिग्री कर भी लेता है, वो पढ़ भी लेता है, तो फर्दर आपने बहुत सारी परसेंटेज ऐसी भी हमारी मार्केट में देखी है जो जॉबलेस है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। देखिए, आपने कंप्यूटर साइंसेस को पढ़ लिया, प्रेशर था कि आपके बड़े भाई ने सीएस किया हुआ है, आप भी सीएस करो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको स्किल्स ही नहीं है प्रोग्रामिंग की, आपको कैसे जॉब मिलेगी? उन्होंने आपकी डिग्री देख के तो जॉब नहीं देनी, आपकी स्किल्स पे देनी है। वहाँ पे फिर आप रेशो देख सकते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की रेशो कितनी है जो जॉबलेस बैठे हैं। आप इंजीनियर्स देख लें कितने ज्यादा जिनको जॉबलेस है। जस्ट कि मेरे दोस्त ने किया, मैंने भी पीएचडी कर लिया, मैथमेटिक्स में की है, छोटी छोटी सी ट्यूशंस दे के, और बहुत मुश्किल से सर्वाइव हो रहा है। इसीलिए कहते हैं करियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा कि अब जैसे कुछ फील्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टरेट आ गई है, इंजीनियरिंग, बीबीए, एमबीए कर लिया, इसके अलावा और कौन सी ऐसी वास्ट फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं, जिसमें वो करियर बना सकते हैं अपना? देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रुझान है, और बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट आते भी यही हैं जो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परस्यू करना है। देन अगेन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आप देखें, हॉस्पिटल्स हों, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हों, इवन द प्रोडक्शन हाउसेज हों, आपको मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग हर जगह पे ही करनी है। सो इट मीन्स कि जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर आप वो करते भी हो तो आप जॉबलेस नहीं हो सकते, आप कहीं ना कहीं फिट इन हो जाते हो। जब आपके स्किल्स इनहेंस होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छी लेवल पे बैठ जाते हो। सो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा रुझान है, मार्केटिंग इज़ एवरीवेयर, एआई ऑल्सो, देन कंप्यूटर साइंसेज एंड ऑल्सो पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ बेसिकली ये डॉक्टरेट की एक फील्ड है, एक डोमेन है जिसमें पब्लिक हेल्थ, क्योंकि आप बाहर अगर एमबीबीएस के लिए जाते हैं तो इट्स टफ, आपको एडमिशन्स नहीं मिलते, क्राइटेरियाज बहुत टफ हैं, तो आपको बहुत मसले मसाइल होते हैं। सो स्टूडेंट्स यूजुअली अडॉप्ट मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, जो कि वहाँ पे आप करते हैं तो आप एज अ जूनियर डॉक्टर जॉब स्टार्ट कर सकते हैं विद अ ह्यूज अमाउंट। वाह जी वाह, तो मतलब ये भी फील्ड्स हैं जिनमें आप एक्सेल कर सकते हैं, जिनको आप ऑप्ट करके यहाँ पर भी अच्छा करियर बना सकते हैं। और इवन दो कि अगर आपने इंटरनेशनल मूव करना है, कहीं और मूव करना है, वहाँ पर भी अच्छा करियर ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम करियर काउंसलिंग के ऊपर बात कर रहे थे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, कब से शुरू कर देनी चाहिए और किस तरह ये हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के हवाले से। और वकास मखदूम हमारे साथ इसके ऊपर मौजूद थे, जो करियर काउंसलर हैं। वकास, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जनाब, आप कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दुनिया भर में ज़हनी अमराज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता जा रहा है, और ज़हनी अमराज में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली बीमारी डिप्रेशन है, जो कि ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस पर तकरीबन हर शख्स को ही होती है। और जब ज़िंदगी में इंसान को मायूसी का सामना होता है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल आन खड़ी होती है, या कोई मसला जो एक लंबे अरसे से हल ना हो रहा हो, तो डिप्रेशन की वजह बन सकता है। आम तौर पर देखने में ये आया है कि डिप्रेशन में लोग अपना खाना पीना आम रूटीन से बहुत कम कर देते हैं, यहाँ पर कुछ लोग डिप्रेशन में अपना खाना पीना बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिससे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या कह सकते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये भी देखने में आया है कि काफ़ी लोग इस मसले के दौरान सिगरेट नोशी का भी आगाज़ कर देते हैं, जबकि इसके अलावा भी लोग मुतअद्दिद बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। और बात इस कदर आसान है कि अगर हम बाकायदा किसी साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग ना भी लें तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी फूड चॉइसेस यानी कि ग़िज़ाओं का इंतखाब करना भी हमारे लिए बहुत मुआविन साबित हो सकता है। तो हम डिप्रेशन के दिनों में अपनी खुराक पर ध्यान देकर इस पर काबू पा सकते हैं। तो आज हमने बात करना है कि वो कौन कौन सी फूड चॉइसेस हो सकती हैं कि अगर आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस वाले माहौल से गुज़र रहे हैं और आपको पता है कि आप इसका शिकार हैं, तो आप किस तरह की डाइट ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कौन सी डाइट हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम इस तरह की बीमारी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये
इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मुनीबा फातिमा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर मुनीबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुनीबा आज बात करेंगे दोबारा से। अच्छा डॉक्टर मुनीबा, जिस तरह मैंने बात की कि डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है, मेंटल कंडीशन है, बहुत से लोगों का डिफरेंट होता है बिहेवियर डिप्रेशन की। अगर बात की जाए, कुछ लोग जो है बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो सबसे पहले बताइए कंडीशन क्या है जिसमें एक तो बिल्कुल भूख कम हो जाती है और एक में बिल्कुल ही ऑपोजिट के भूख ज़्यादा हो जाती है? अच्छा, बेसिकली डिप्रेशन ना एक मूड डिसऑर्डर है, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। मतलब कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में सबसे पहला जो मैटर करता है ना, अगर हम लोग डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे होते हैं, डिप्रेशन को आप हमेशा दो चीज़ों से ईजिली ट्रीट कर सकते हैं, एक अपनी डाइट से और एक अपनी एक्सरसाइज से। अगर आप फिजिकल एक्टिव होते हैं तो फिजिकल एक्टिव से आप अपने आप को एंग्जाइटी से, और एंग्जाइटी डिप्रेशन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंग्जाइटी एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जिसके सिम्टम्स हैं हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, और डिप्रेशन एक डिफरेंट है। डिप्रेशन में बेसिकली इंसान ना अपने एक ग्रीफ स्टेट में नहीं हम कह सकते, मतलब अपने आप को खुद से उससे नफरत होने लग जाती है। सेल्फ क्रिटिसाइज हो जाता है वो पर्सन। अब उसमें कंडीशन जो है वो वेरी करती हैं। अगर मैन हैं, मर्दों में चेंज है, औरतों में चेंज है, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों में उसकी जो कैटेगरीज हैं वो चेंज आती हैं। अगर मैं एक कैटेगरी को लेकर चलती हूँ, अगर मैं मर्दों में बात करूँ तो मर्दों का जो बिहेवियर होता है उसमें एंगर आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, फीमेल जो है वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चों में भी चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात को लेकर रोना स्टार्ट कर देते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एक इंसान किस तरह से अपने आप को डिफ़ाइन कर दे कि उसको डिप्रेशन है, और किस तरह से वो डिप्रेशन के बाद उसको डिफ़ाइन होगा कि वो कौन से फूड्स उसको लेने चाहेंगे या नहीं लेने चाहेंगे, वो बात की बात है। डिप्रेशन में सबसे पहले अगर एक इंसान सैड है, उस होपलेस है और चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, उसको अपने से नफरत हो रही है, सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहा है वो खुद को, सो अगर ये चीज़ें 2 वीक्स तक रहती हैं कंसिस्टेंट रेगुलर बेसिस पे, तो इट मींस कि उस पर्सन को डिप्रेशन है। पहले तो आप यहाँ से डिफाइन कर लें। सही। अब डिप्रेशन में जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोगों को बहुत ही कम भूख लगती है, और कुछ लोग जो ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। अब ये डिफाइन करता है कि उनकी फूड चॉइसेस, उनकी रेगुलर बेसिस जो वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, बिहेवियर चेंज पे सिम्टम्स क्या है उस बेस पे हम लेके चलते हैं। सबसे पहला, जब डिप्रेशन होता है पर्सन को, तो हमारा जो फूड है, अगर हम खुराक की बात करें तो फूड माना जाता है इज द ग्रेटेस्ट लाइफ प्लेयर। तो अगर हमारी जो फूड है, अगर हम फूड को लेके चलते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा गट हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज होता है डिप्रेस लोगों का। क्योंकि जो इंसान डिप्रेस होगा उसका जो सेरोटोनिन लेवल है, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हार्मोन है, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब वो काम बॉडी में करता है, वो हमारे हंगर को, हमारी भूख को, हमारे मूड को, हमारे जो मूड स्विंग्स हैं उसको वो डील कर रहा होता है, रेगुलेट करता है। तो वो डिक्रीज होगा, इट मीन्स कि आपको भूख कम लगने लग जाएगी। ऐसे लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। डिप्रेस लोगों को स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल ज़्यादा होगा। अब जब कोर्टिसोल ज़्यादा होता है तो ये कंडीशन है कि इसमें या तो बंदा बहुत ज़्यादा खाने की तरफ चला जाता है, या तो बहुत ही कम खाना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि डिप्रेस पर्सन है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको नोजिया हो रहा है, उसको स्टमक पेन है, क्रैम्प्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, इन्फेक्शंस हैं, तो उसकी बेस पे भी उस पर्सन जो वो पर्सन है खाने से अवॉइड करता है। अच्छा, खास तौर पर जो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसमें मैंने देखा है कि अगर वो स्ट्रेस या एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो खाना खाने की बजाय वो छोड़ देते हैं, बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, उनसे नहीं खाया जा रहा होता, उनके स्टमक प्रॉब्लम्स अलग हो जाते हैं, और कुछ भी खा लें तो वो कहते हैं कि हमें कुछ ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, नोजिया उन्हें होना शुरू हो जाता है। तो इस सिनेरियो में फिर उनको हम लोग किस तरह हैंडल कर सकते हैं, या कौन से फिर फूड चॉइसेस या फूड ग्रुप्स की तरफ हमें जाना चाहिए? सबसे पहले तो हमें रूट कॉज की तरफ देखना है कि रूट कॉज है क्या। अच्छा। सबसे पहले तो हम लोग जितना शुगरी इंटेक करते हैं, जंक फूड का इंटेक करते हैं, वो शुगर लेवल क्या करता है हमारी बॉडी में, डोपामाइन हैप्पी हार्मोन है, ठीक है, उसका लेवल इंक्रीज स्पाइक कर देता है। अब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, अब आप ये दिस एंड दैट आप सब कुछ कर रहे हैं, एंड जैसे ही आपने वो छोड़ा, आपका वो बेस लाइन में मूव कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है प्रॉपर, अब क्या हो गया मेरे साथ, आप एक डिप्रेस एंग्जाइटी स्टेट में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले तो फूड आपने बैलेंस लेनी है, ठीक है, उसमें आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। अब फ्रूट्स सबसे पहले वो लोग जिनको भूख नहीं लग रही है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि वो एप्पल्स खाएं, जो एपिटाइजर है, उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। सूप पीना स्टार्ट कर दें, फिश ले लें। सबसे बेस्ट जो होता है ना वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो मैं रेकमेंड करती हूँ, जो कि आप फिश, जो कि मौसम भी आ रहा है, फिश का इस्तेमाल करें, आप सैल्मन लें, ट्यूना लें। इसके अलावा सीड्स,
जो बीज हैं, फ्लैक्स सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलसी के बीज, आप उसको आपने एग फ्राई किया है, आप एग का इस्तेमाल करें विद योक, क्योंकि उसमें ट्रिप्टोफैन है, वो भी बहुत अच्छा है मूड को इन्हेंस करने के लिए। अच्छा। इसके अलावा आप डिफरेंट वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लीफ जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, जिस तरह पालक होगी, ब्रोकली होगी, एवोकाडोज हैं, इनका इस्तेमाल करें, कैरेट्स का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर मैं डेयरी मिल्क्स की बात करूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो जैसे हमें कैल्शियम और विटामिन डी दे रहे हैं हमारे बोन्स को, बट ऐसा नहीं है। वो आपकी जब आप उसको इनटेक करते हैं तो आपको वो रिलैक्स स्टेट में लेके जाता है। अच्छा। जिस तरह अगर रात को आपको नींद नहीं आ रही है तो आप नीम गर्म दूध लें और आप उसको पिए, आपको नींद भी आ जाएगी। अच्छा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने मूड को इन्हेंस करने के लिए आप डार्क चॉकलेट लें। जिस तरह यंग जनरेशन को डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, मैग्नीशियम है उसमें, आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको जल्दी खाना है, टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता या उनके पास कम होता है टाइम, तो उसके लिए आप प्रेफर करें कि छोटे छोटे मील्स लें। एक तो उनका खाने को दिल पहले नहीं कर रहा तो आप उनको लार्ज मील की तरफ ना लेके जाएं, आप उनको छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में देना स्टार्ट कर दें, ताकि उनको एक तो दिल करे खाने का, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज इज़ नॉट गोइंग टू जिम, हर कोई जिम नहीं जा सकता, तो आप करें कि आप 20 to 30 मिनट जस्ट वॉक करें। वॉक कर लिया करें। वॉक भी इस तरह से करें कि आप ये नहीं कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं एंड यू वॉक, आप वॉक करें 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स। अगर 24 आवर्स में आप खुद को दे देते हैं तो ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बल्कि आपका जो ब्रेन मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे कौन सी फूड्स हैं जिसमें हमें ये दोनों कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, विटामिन डी भी और कैल्शियम भी? जो आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स सब में हमें विटामिन डी भी मिल रहा है और कैल्शियम भी मिल रहा है। चिकन का इस्तेमाल कर लें। अच्छा। आप इसके अलावा ब्रोकली है, ब्रोकली बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप एग ले लें, एग योक के साथ लेना है, लेकिन उसका इंटेक अगर आप 2 से ज़्यादा करते हैं पर डे तो वो कोलेस्ट्रॉल इशू कर देता है क्रिएट, तो आप मैक्सिमम 2 इंटेक कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि मसल गेन करना चाहते हैं वेट लॉस के साथ। अच्छा। और इसके साथ आप योगर्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो मिल्क है, मिल्क जो लो फैट डेयरी मिल्क है आप उसका इस्तेमाल करें अगर आप फैट लॉस भी कर रहे हैं साथ, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई हो जाता है। अब उसका तरीका ये होता है कि आपने एक दफ़ा उबाल लिया दूध, उसके ऊपर बलाई आ जाती है, आपने उसको रिमूव कर दिया, फिर आपने उसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, उसके ऊपर दोबारा बलाई आ जाएगी, आपने वो रिमूव करना है। दैट्स द लो फैट डेयरी मिल्क जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए लाजमी है कि आप मार्केट में जाएँ और ढूंढें कि लो फैट डेयरी मिल्क। अगर आप खुला दूध इस्तेमाल करें तो उसका तरीका ये है कि आप अपने फैट, खुला दूध भी तो आजकल डॉक्टर मुनीबा सही वाला नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर मिला के जो है ना वो दे के जाते हैं। उस दिन मैं एक वीडियो देख रही तो सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो सिर्फ खाली पानी के अंदर उसने ऐसे केमिकल्स मिलाए हैं, उस बंदे ने ऐसी चीजें मिलाई हैं कि वो लिटरली एंड पे वो दूध बन गया है, और वही दूध फिर हमारे घरों में भी आता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो दूध है ही नहीं था, वो खाली पानी था, और उसके अंदर उसने ऐसे ऐसे केमिकल्स मिलाए हैं कि वो एट द एंड जो रिजल्ट निकला है वो दूध निकला है। बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप दूध उबालते हैं तो दूध उबालने के बाद ना आप जब दूध नीचे लग जाता है, पूरा का पूरा ना आपको फील होता है कि ये पाउडर है, मतलब वो रियल नहीं है। अगर हम लोग कैंस में मूव करते हैं या हम डब्बों की तरफ मूव करते हैं तो उसमें भी आपके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में आपके आप देखिए केमिकल्स भी इंक्लूड होते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि आपको किस तरह से अपने जो भी चीज़ें हैं मार्केट से वो आपको किस तरह से बाय करनी है। एग्जैक्टली। तो फिर क्या अगर खुला दूध ऐसा है तो फिर हम डब्बे वाला पी सकते हैं? डब्बे वाला पी सकते हैं, लो फैट पी सकते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकती तो वो आप उसमें वो पी सकते हैं। तो ये हमने आज बात की है फूड चॉइसेस, वो आप रखें जिसमें आपका मूड जो है वो एनहांस हो, आपका एनर्जेटिक आपके मूड को करे, वो वाली चीज़ें आप लोगों ने खानी शुरू करनी है जो डॉक्टर मुनीबा हमें आज बता के जा रही हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मुनीबा फातिमा क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। डॉक्टर मुनीबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं दिल की सेहत के हवाले से, क्योंकि ये दिल का मामला है। अगर आपका दिल जवान रहेगा, सेहतमंद रहेगा, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी ओवरऑल जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। क्योंकि आज हफ्ता है और इतवार के रोज़ यानी कि कल के रोज़ जनाब वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा कि आपने अपनी दिल की सेहत का ख्याल किस तरह रखना है। तो क्योंकि कल हमारी छुट्टी होती है, आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आज हमने
ये दिन मनाने का सोचा और इसके ऊपर बात करने का सोचा कि ख़ासतौर पर आपने देखा होगा कि नौजवान नस्ल में जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके अंदर हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये प्रॉब्लम इतनी एग्रीवेट क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इससे निपटा कैसे जा सकता है, आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साकिब शफ़ी शेख साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, फॉर्मर हेड ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी हैं। तो प्रोफेसर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर साहब, दिल का मामला है क्योंकि दिल की आज हमने बात करनी है, तो सबसे पहले बताइए ये जो हार्ट अटैक्स, हार्ट स्ट्रोक ख़ासतौर पर यंगस्टर्स में बढ़ते जा रहे हैं, रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी कई वजूहात हैं जी, लेकिन मेरे नज़दीक जो कुछ मैंने माजी में देखा है उसमें एक तो पहले नंबर पे नो डाउट बैड डाइट। ओके। हमारे यंगस्टर्स की जो खुराक है उसमें फास्ट फूड का कंट्रीब्यूशन ओवर लास्ट 2 डेकेड्स आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ गया है। और मैं अपने करीब लोगों को समझाने के लिए फ़ास्ट फूड को उस खुराक के तौर पर डिफ़ाइन करता हूँ जो आपके आसमानों का सफ़र फास्ट कर देती है। इट्स सिंपल। तो ये इस बात को जहन में रखें। कई लोग कहते हैं कि जी फ़ास्ट फूड वो खुराक है जो आप जाके बाज़ार में फ़ौरन ख़रीद के फ़ौरन खा सकते हैं। ये वो खुराक है जिसमें थोड़ी सी अमाउंट में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, एनर्जी ज़्यादा मिलती है, नमक बहुत ज़्यादा होता है, थिंग्स लाइक दैट। और लेकिन इन तमाम खुराकों को, चाहे वो वेस्ट की फ़ास्ट फूड है जिसमें ये बर्गर पिज़्ज़ा टाइप चीज़ें आती हैं, चाहे वो हमारी लोकल फ़ास्ट फूड है जिसमें पकौड़े, समोसे और तड़के वाले चने, हलीम, मिसाल की निहारी, पाए, ये सारी चीज़ें इनफैक्ट आसमान की तरफ इंसान का सफ़र फास्ट कर देती हैं। तो एक तो ये एलिमेंट है, और दूसरा जो पिछले 2-3 दहाइयों में हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिसने हमारी यंग जनरेशन को इन सेहत के मसाइल का शिकार करना शुरू किया है, वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है। अच्छा, आप मैंने एज अ स्टूडेंट खुद बाइसिकल पे स्कूल और कॉलेज अटेंड किया हुआ है। आजकल लाहौर की सड़कों पे साइकिल नजर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लाहौर की महलों की ग्राउंड्स में अब बच्चे आपको फुटबॉल खेलते नज़र नहीं आते। फुटबॉल दुनिया की सस्ती तरीन गेम है। आपको एक ग्राउंड में एक फुटबॉल लेके 16 से 20 बच्चे खेल सकते हैं। बिल्कुल। आप वो मोबाइल पे खेलते हैं ना, अब इसलिए ग्राउंड्स में हमें नज़र नहीं आते हैं। तो जिन आपने सेहत के मसाइल का जिक्र किया, उनकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। अच्छा। खुश खुराकी और आराम पसंदी। अच्छा। बाकी आ जाता है तंबाकू नोशी, विरासत, वो सारा कुछ भी आ जाता है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी सतह पे देखें, तो जो चीज़ एक शख्स को इन बीमारियों की तरफ, जिनमें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और उससे रिलेटेड फिर हार्ट और स्ट्रोक और इस तरह की तमाम सेहत के मसाइल शामिल हैं, उनकी उसमें मुब्तला करता है, वो खाते रहना और बैठे रहना। हाँ जी, बिल्कुल। तो मौजूदा वो IT दौर भी ऐसा आ गया है कि डेस्क जॉब बढ़ गई है। हमारे यंगस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेस्क जॉब कर रहे हैं। उस डेस्क जॉब के दौरान क्रीमी मीठी कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, कैलोरी से भरपूर सॉफ्ट ड्रिंक्स और इस तरह की खुराकें आती रहती हैं, लोग खाते रहते हैं, वो वेट गेन करते रहते हैं और शाम को जाके फिर इन्हीं गैजेट्स पे उनकी रिक्रिएशन भी होती है। तो मेरे ख़्याल में जो खुराक के बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं आपके प्रोग्राम के वसासत से और प्रिंट मीडिया के वसासत से, लेकिन जिस चीज़ पे हमारे हार्ट के शोबे के एक्सपर्ट्स की और हमारी सोसाइटी की बहुत कम तवज्जो है, वो फिज़िकल एक्टिविटी है। तो मैं तो हमेशा तो किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, बिकॉज हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं, वैसे ही क्रॉनिक डिजीज़ बहुत बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो फिर किस तरह इसको, क्या हम लोग कोई मसला समझते ही नहीं है क्या? इसको मसला नहीं समझते। और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली लाइफ बहुत बिजी हो गई है, लाइफ बहुत कम्पिटिटिव हो गई है और लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो गया है।
तो उसमें और एक्सरसाइज के लिए जो टाइम है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो आपका एक्सरसाइज के लिए तैयार होके घर से निकलना, पार्क तक पहुंचना, फिर वापस आना या जिम जाना। तो उसमें एक बड़ा आसान सा तरीका ये है कि दोज हु कैन अफोर्ड घर में एक्सरसाइजिंग बाइसिकल रख लें। वो 3-4 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में एक 16-18 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, वालिद साहब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खातून खाना भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने सीट की हाइट एडजस्ट करनी है तो टीवी पे प्रोग्राम देखते हुए, क्रिकेट मैच, न्यूज़ सेशन, ड्रामा देखते हुए 30-40 मिनट साइकिल चला लें। ठीक है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते घर के अंदर ही चल लें। मसलन मैं लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप 7 बजे की न्यूज़ सुनना शुरू कर दें, ठीक है, और न्यूज़ ऑन करके चलना शुरू कर दें, तो यू डोंट नीड टू वॉच द न्यूज़ फॉर 30 आवर्स। जब आप टीवी की तरफ वॉक कर रहे हैं तो आप न्यूज़ वॉच भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जब आप टीवी से अवे वॉक कर रहे हैं तो आप कम से कम खबर सुन तो रहे हैं। सो यू गो बैक टू गो टू द रेडियो टाइम्स एंड जस्ट एंजॉय द क्लिप्स ऑन द टीवी एज वेल। तो किसी ना किसी तरह ज़िंदगी में जो है वो हरकत को मोबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बच्चे आजकल पढ़ाई में इतने हो गए, पहले सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते ही एकेडमी शुरू हो जाती है, वापस आके उन्होंने स्कूल का होमवर्क भी करना होता है, एकेडमी का भी करना होता है, तो बहुत बर्डन डाल दिया हुआ है। और मेरे ख्याल में बच्चे की तो सबसे ज़्यादा तरबियत प्लेग्राउंड में होती है। तो आज का दिन हमने दिल के मुतालिक बात की है कि दिल की सेहत का ख्याल किस तरह रखना है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक जो फैक्टर जो हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है कि हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारा डाइटरी पैटर्न अच्छा नहीं है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है हमारी लाइफ में, जिसको इंक्लूड करेंगे तो इन तमाम तर क्रॉनिक डिजीज़ से हम बच सकते हैं। हमारे साथ साकिब शफ़ी शेख साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम वर्किंग लेडीज़ के हवाले से। उनकी हेल्थ के ऊपर हमने बहुत सारी बात की है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बात की है कि उन्होंने किस तरह रहना है। आज हमने बात करनी है उनके अटायर के ऊपर कि वो जब ऑफिस में जाती हैं, काम काज के लिए घर से बाहर निकलती है, तो उनके कपड़े किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो मौसम है वो सर्दी का मौसम है और लेयरिंग होती है ख़ास तौर पर इस मौसम में। तो लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए, वर्किंग लेडीज़ के लिए कपड़ों की चॉइस किस तरह की होनी चाहिए, वो पेंट कोट में किस तरह जो है ट्रेंडिंग में जा सकती हैं, किस तरह की कॉम्बिनेशंस कर सकती हैं, कपड़ा ख़ास तौर पर अगर आपने ख़ुद से लेना है तो वो किस तरह का होना चाहिए, आज हमने इस पर बात करनी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए साइमा उबैदुल्ला मौजूद हैं जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं। साइमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साइमा, कहते हैं कि जनाब आपका जो आपके बोलने से पहले आपके जो कपड़े होते हैं, जो आपका अटायर होता है ना, वो आपकी शख्सियत का तारुफ कराते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ख़ास तौर पर अगर जो वर्किंग लेडीज़ के बारे में बात की जाए तो उनके अटायर के बारे में आप हमें क्या ट्रेंडिंग चल रहा है जो वो बताएंगी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उनके अटायर के अंदर? जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो तो ट्रेंड के साथ बहुत अटैच रहती हैं एंड दे नो हाउ टू डील विद इट, और डे टू डे वो किस तरह से चेंज ले आती हैं और किस तरह से अपडेट रहती हैं। कलर्स उनको बहुत सारे चाहिए होते हैं बिकॉज कलर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके डेली रूटीन में, आपके लाइक डे टू डे आपकी लुक्स में। लाइक कभी आप बहुत पेस्टल टोन्स में जा रहे होते हैं, समर्स यूजुअली पेस्टल्स में होता है और विंटर, अभी विंटर का टाइम है, इट्स कमिंग, सो एकदम से लोगों का दिल करना शुरू हो जाता है कि नहीं, हम बहुत शॉर्ट टाइम है विंटर का, तो हम थोड़े से डार्क कलर्स पहन लें, थोड़े से वाइब्रेंट टोन्स पहन लें, सैचुरेटेड टोन्स जैसे मैरून, डीप मैरून, डार्क ब्लूज़, नेवी ब्लूज़, इस तरह की चीज़ें जो है ना लोग फिर ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट पिंक्स और पेस्टल में, बिकॉज ये चीज़ें कैरी करनी एक तो ईजी तो होती हैं डार्क टोन्स, बट ये कि आपका सीज़न, आपका टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। इवनिंग में हम यूजुअली डार्क टोन यूज़ कर लेते हैं, तो समर्स और तरह के एक पैलेट के साथ आता है और विंटर बिल्कुल एक डिफरेंट पैलेट के साथ आता है। ट्रेंड्स को जैसे आप बात करते हैं एज अ वर्किंग वुमेन, आप उसको कैरी करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपके जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं आप उसको, अब तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, टीवी पे, इंस्टाग्राम, इधर उधर आप फेसबुक पे कहीं पे भी आप अब देख रहे होते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें पता चल रही होती हैं कि अवेयरनेस आ जाती है। आप
ब्लॉगर्स को, डिफरेंट यूट्यूबर्स को, कितने लोगों को आप फॉलो कर रहे होते हैं, अब ट्रेंड ही चेंज है। अच्छा, लेकिन हम लोग उनको देखकर ये करते हैं ना कि जो चीज़ हम पर नहीं भी सूट कर रही होती है, हमारी फिजिक के मुताबिक नहीं होती है, हम वो भी पहन लेते हैं, जो कि बाद में फिर कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी को ख़राब करती है। तो हम उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे कि अगर हम थोड़े से बल्कि साइड पर हैं तो हमें किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए, अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही पहले एक ट्रेंड था, लोग बहुत ज़्यादा बॉडी फिटिंग वाले कपड़े पहन रहे होते थे, अब ये वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। शुक्र है लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आई है इस चीज़ की कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बल्कि औरत है या एक वर्किंग वुमेन थोड़ी सी वो बाहर अंदर जा रही है तो उसको बहुत ज़्यादा स्लिम फिट उसको आर्टिकल्स पहनने हैं, तो अब वो स्ट्रेट कट्स में जाते हैं, क्यू लॉट की में चले जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र हो जाता है और स्ट्रेट ही उसकी फिटिंग हो जाती है, तो वो बड़ा एक स्लीक लुक देता है। और ऑब्वियसली वन कलर में आप किसी भी कलर को आप कैरी करें तो वो बड़ा अच्छा लगता है, विद लाइट से स्टड्स हो जाएं, लाइट से आपके अच्छी सी आपकी एक सेमी फॉर्मल हील्स हो जाएं या सेमी फॉर्मल आपकी शूज़ हो जाएं, साथ छोटा सा क्लच हो जाए, तो वो एकदम से पूरा एक इंटायर आपकी लुक ही, सादा जोड़ा भी पहना हो वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। ज़रूरी नहीं आपने बहुत हाई एंड फैशन में जाना है, आपने बहुत महंगे आर्टिकल्स पहनने हैं। एज अ वर्किंग वुमेन मैं भी कर रही हूँ, हाई एंड जोड़े नहीं पहन सकते हैं, ब्रांड्स को नहीं आप टच कर सकते हैं, आप इतना ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ा आपको लाइक डे टू डे में आपको बड़ा कैजुअल भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। थोड़ा सा आपको, अगर आप किसी पार्टी या इवनिंग में किसी खाने पे जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप अच्छी ज्वेलरी थोड़ी सी आप उसी आर्टिकल के साथ कैरी कर लेते हैं, तो वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा वो ये बड़ा अच्छा बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। स्ट्राइप्स में या लाइनिंग में और चेक्स में जिनका कह लें कि हाइट थोड़ी सी छोटी होती है, नॉर्मल हाइट वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए इसमें कौन सा बेहतर है प्रिंट अगर देखा जाए तो? स्ट्राइप्स वाला उनके लिए बेहतर है और वो उन्हें जो है वो लंबा दिखाएगा। हाँ, क्योंकि वो कंपोजिशन ही ऐसी होती है ना कि वो वैसे ही आपको एस्थेटिकली लगता है कि टॉल है, और थोड़ी सी छोटी सी हील ज़रूर साथ कैरी करें तो वो एकदम से अच्छा लगना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा फॉर्मल लुक देना शुरू हो जाता है। बिल्कुल फ्लैट्स ना पहने। फ्लैट्स वैसे तो समर्स में लोग यूजुअली ज़्यादा पहनते हैं, पर ये कि रूटीन पे भी मैटर करता है। अच्छा। पर थोड़ी सी वेज हील आजकल बड़ी अच्छी चल रही हैं, ठीक है, तो साथ साथ अगर वो कैरी कर लें डेली रूटीन में, वो कंफर्टेबल भी होती हैं और थोड़ी सी मॉडर्न लुक भी दे देती हैं। बड़े चंकी से डिज़ाइन आए हुए हैं, तो एकदम से और चेंज हो जाता है, स्टाइल चेंज हो जाता है। थोड़ी सी स्टड भी मोटे से वो आजकल चल भी रहे हैं, पर्ल्स वाले, हाँ चल रहे हैं, सिंपल भी और एलिगेंट भी लगता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आप क्या जो देखने वाली लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उन्हें क्या टिप्स देंगी खास तौर पर जैसे सर्दियां आने वाली हैं या ये वाला जो पीरियड चल रहा है वेदर का, इसमें उन्होंने अपनी वार्डरोब में वो एसेंशियल चीज़ कौन सी रखनी है, या वो किसी भी हिसाब से हो सकती है वार्डरोब में? अभी जैसे ट्रेंड भी चेंज हो रहे हैं, पहले एकदम से बहुत ज़्यादा प्रिंट आ गया था, सारा कॉर्ड सेट सारे प्रिंट्स में आ गए थे, और अब थोड़ा सा एकदम से चेंज हुआ, प्लेन्स में भी आ गए। अब प्लेन्स अगर आप देखते हैं तो वो 2-3 आप कलर अगर न्यूट्रल टोन्स भी ले लेते हैं तो वो आपकी ऑल टुगेदर इवनिंग और डे टाइम दोनों को सूट करेंगी, और उसके साथ एज वी ऑलरेडी डिस्कस थोड़े से आप प्रिंटेड स्कार्फ ले लें तो वो एकदम से आपकी लुक, और वो आप अगर अपने क्लच के साथ भी उसको कैरी छोटा सा वो टाई करके बो करके स्टाइल तो आपको खुद थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी छोटी डिटेल जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा लास्टली मुझे ये बताएं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो खवातीन काम करें, जिन्होंने पेंट कोट पहनना है, ब्लेजर पहनना है, अगर उन्होंने साथ स्कार्फ लेना है तो स्कार्फ वो किस तरह का लें? सेम कलर का लें, प्रिंटेड लें, प्लेन लें, किस तरह का स्कार्फ लेना चाहिए? कुछ लोग न्यूट्रल टोन्स पे जाते हैं, बेजेस ले लेते हैं, प्लेन वाइट एंड ब्लैक्स ले लेते हैं, वो तो ऑल टुगेदर ठीक लगते हैं, बट बेज टोन बहुत ज़्यादा, बेज की लाइट बेबी पिंक है, वो थोड़ी सी सैचुरेटेड पिंक है। अच्छा। न्यू टोन्स जो होती हैं वो ऑल टुगेदर बेटर मतलब कंबाइन करें ना, अगर आप उसकी कलर पैलेट बनाएं तो थोड़ा सा आपको कलर थ्योरी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए, अगर आप टोटल मैचिंग में नहीं जाते। टोटल मैचिंग तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो बजट फ्रेंडली भी नहीं होता,
सम टाइम कि आप हर चीज मैच करे जा रहे हैं और आप कहते हैं अब लाल है तो लाल के साथ लाल चाहिए, काला है तो सारा कुछ काला चाहिए, वो नहीं होता, वो बड़ा मुश्किल है। तो उसके जैसे ब्लैक है, सारा ब्लैक नहीं भी कर रहे, ब्लैक तो यूजुअली होता ही है लोगों के पास, उसके साथ अगर आप बेज पहन लेते हैं वो तो हर कलर के साथ मेरे ख्याल से चला जाता है, बेज कर लेते हैं, लाइट स्किन टोन कर लेते हैं, उसके साथ स्किन बैग ले लेते हैं, वो इतना एकदम से पॉप आउट करता है, एक एक्सेंट कलर ऐड कर देता है, वो एकदम से बड़ी एक अच्छी सी वाइब्रेंट सी, वो लाइक ब्रीदिंग स्पेस भी मिल जाती है गारमेंट को भी और आपको भी, आपका अपना स्किन का कलर भी है और साथ में आप कोई चीज़ लाइक अगर ब्लैक के साथ रेड भी ले लेते हैं और थोड़ी सी कोई आप स्कार्फ में ऐड कलर एडिशन कर लेते हैं तो वो आपका गुड टू गो होता है। आप यूजुअली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लड़कियां होती हैं वो उनके लिए बजट एक बड़ा मैटर करता है, वो हर एक के लिए आजकल तो मैटर करता है क्योंकि बाकी सारे सिनेरियोज को भी देखना होता है, महंगाई भी इतनी ज़्यादा, कपड़े भी बहुत महंगे हो गए हैं, तो इसलिए ये हम लोगों की आवाज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। ये है कि आप मिक्स एंड मैच करके आप अच्छी जो अपनी वार्डरोब को सेट कर सकती हैं, ये आपकी कह ले एस्थेटिक सेंस जो है ना वो आपकी बेहतर होनी चाहिए, वरना आप कोई पुराने से पुराना कपड़ा भी पहने और अगर आपको पहना हुआ आता है कि आपने उसको कैरी किस तरह करना है तो आप कोई भी सूट पहन सकती हैं या कोई भी ड्रेस पहन सकती हैं। तो हमारे साथ साइमा उबैदुल्ला मौजूद थी, ड्रेस डिज़ाइनर है। साइमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और कॉर्पोरेट सेक्टर में जितनी भी ख़वातीन आती हैं उनका अटायर किस तरह का होना चाहिए उस पर हमने बात की। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारे माशरे में औरतों को बचपन से ही ना इस बात के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया जाता है कि इसने बड़े होकर घर संभालना है, लिहाजा वो अभी से ही इस चीज़ की अपनी तैयारी शुरू कर दे। कम उम्र में ही बच्चियों को उमूर ख़ानादारी सिखाना शुरू कर दिया जाता है हमारे घरों में, और उनको ये सिखाया जाता है कि वो घर की सफाई कैसे करेंगी, कढ़ाई सिलाई कैसे करेंगी, घर को संवारेंगी कैसे, इस तरह की बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मगर यहाँ पर ये एक सवाल खड़ा होता है कि उमूर ख़ानादारी क्या महज सिर्फ औरत की ही जिम्मेदारी है? क्या ये ज़रूरी हो गया है कि मर्द घर से बाहर कमाएंगे और जो औरतें हैं वो घरों में सिर्फ और सिर्फ काम करेंगी? क्या एक ख़ानदान और घर बनाना दोनों मर्द और औरत की जिम्मेदारी नहीं होता? क्या उनका हक नहीं है? अगर कम उम्री में ही औरत को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाने लगती है तो लड़कों को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि मर्द और औरत, मियाँ और बीवी बाहम एक लाजिम व मलजूम चीज़ है। तो दोनों इकट्ठे रहकर ही घर चला सकते हैं, कोई एक कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। आज का मौजू भी यही है कि क्या सिर्फ घरदारी करना या घर को संभालना, सारी चीज़ें मैनेज करना क्या सिर्फ औरत की ही जिम्मेदारी है या इसमें मर्द की या हस्बैंड की भी जिम्मेदारी आती है? तो इस पर बात करने के लिए बहुत ही खूबसूरत से मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और क्या क्या नहीं वो करती हैं। तो डॉक्टर नबिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह का। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और इनके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर शुमाइला हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर शुमाइला, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो डॉक्टर नबिया, आप इसे स्टार्ट करूँगी, क्या घर बसाना औरत की ही सिर्फ जिम्मेदारी है? नहीं, घर बसाना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा। और मैं हमेशा से जब भी बात करती हूँ मर्द और औरत की करती हूँ, और जहाँ पे औरतों की जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ मर्दों को भी अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए। जब मैंने बात की, मेरे बहुत से जो है वो इस टाइम क्लिप वायरल हैं जिसमें मैं ये बता रही हूँ बाकायदा कि एक मर्द की तरबियत भी एक औरत करती है। हाँ, जो माँ है, बिल्कुल, माँ को सबसे पहले अपने बेटे को ये समझाना है कि जिस लड़की को वो घर लेकर आ रहा है उस लड़की की अपनी एक इज्जत है, बिल्कुल, अपना एक वकार है, बिल्कुल, और उसका वो वकार और वो इज्जत डैमेज नहीं होनी चाहिए उस घर में जिस घर में वो आ रही है। ये माँ की तरबियत है। अच्छा, जिन घरों में ख़वातीन को इस तरह से इज्जतें मिलती हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, वो घर बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो हैं कितने %? बहुत कम। ये देखना होगा कि उनकी परसेंटेज क्या है। उनकी परसेंटेज सिर्फ शायद 10% आपके पास ऐसे घर हो जहाँ पर ख़वातीन की इज्जत की जा रही हो, या शायद 10% भी ना हो, उससे भी कम। ऐसा क्यों है? मतलब
फिर वही बात आ जाएगी कि घर को जो लीड कर रही होती हैं, जो सीईओ होती हैं, जो ऑनर होती हैं, वो एक खातून ही होती हैं। तो फिर उसी खातून की वजह से बाकी खवातीन को क्यों नहीं इज्जत मिल रही होती है? देखें, घर चलाने के लिए मर्द और औरत को आप गाड़ी के दो पहिए तो कह देते हैं, लेकिन घर चलाने के लिए आप सिर्फ औरत पे जिम्मेदारी आयद कर देते हैं। इसने खाना पकाना है, इसने बच्चे संभालने हैं, इसने शौहर संभालना है, इसने सास ससुर संभालने हैं, इसने घर के तमाम मामला संभालने हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ संभाले तो वो भी आपने करना है। और अगर बाहर काम कर रही है तो वो भी संभालना है। अब एक औरत है, वो भी तो इंसान है, वो कोई मशीन थोड़ी है कि जिसको आपने जो है वो बटन दबाया तो ये काम शुरू कर दिया, बटन दबाया तो ये शुरू कर दिया। ये तो फिर रिमोट वाली बात होगी ना। तो एक इंसान जो हंसता है, मुस्कुराता है, सांस लेता है, फीलिंग्स को फील करता है, वो औरत जो है उसको थोड़ा सा वक्त दो, उसे अपने आप में भी, वो बेचारी फिर बनती सवरती नहीं है, फिर बाद में कहती है कि डॉक्टर भी आप कहती हैं बने संवरे। तो सदियों पुरानी ये काम करती आ रही हैं और औरतों के ऊपर एक लाजिम और मलजूम है कि उन्होंने ये करना है, हाउस चोर्स करने हैं या बाहर काम करना है। चेंज होनी चाहिए। अच्छा, मर्दों को चाहिए कि वो औरतों का घर के काम में भी हाथ बटा दें, कोई जो है वो इसमें मुजाहिके वाली बात नहीं है। अगर बीवी जो है वो किचन में काम कर रही है तो प्लेटें ला के जो है वो टेबल पे जो है उसका हस्बैंड भी लगा सकता है। मायूबी वाली वो चीज नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि वो किस तरह अपनी जो अज़दवाज मुख्तरात थी या उनके साथ किस तरह वो हाथ बटाया करते थे। बिल्कुल, तो ये कोई मायूब बात नहीं है कि अगर आप अपनी बीवी का हाथ बटा लेंगे घर में तो ये मायूब बातें समझी जाती है ना कि मर्द क्यों काम करे जी, ये औरत का काम है। ऐसी बात नहीं है। मेरी वालदा ने जब हमें भाइयों को, बहनों को, दोनों को तरबियत दी ना, तो मेरे भाई आज सारे काम करते हैं, आप यकीन करें। अच्छा। वो मेरे साथ साथ हाथ बटाते हैं। अगर कभी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो मेरा हाथ भी बटा देते हैं। वो अपनी बेगमात का भी हाथ बटाते हैं, उनका भी साथ देते हैं कि वो जो है वो साथ साथ, अगर उनकी कभी तबीयत ख़राब है तो चाय भी बना लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें भी कर लेंगे। जो मर्द अपने घर में औरत की सेहत का ख्याल रखता है, उसकी औरत जो है वो खूबसूरत भी दिखती है और अच्छी भी, निखरती भी रहती है। लेकिन जो मर्द अपनी बीवी को सिर्फ जो है वो कहते हैं ना कि दिन में सारा दिन किचन के आगे लगी रहो और काम करती रहो और फिर उससे जो ये तवक्को करनी कि ये तो हर वक्त गंदी फिरती रहती है, साफ़ सुथरी भी नहीं रहती। किस टाइम साफ़ सुथरी रहे? अच्छा, इस पे मुझे याद आ गया, आपका एक क्लिप भी वायरल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी, लेकिन वो आपका कॉन्टेक्स्ट कहने का कुछ और था, लेकिन वो लोगों ने गलत परसीव कर लिया उसको। वो असल में उनके करैक्टर को जो है वो गलत डिफाइन कर लिया ना, उसको लफ्ज़ को जो है वो गलत समझ लिया। जबकि ये लफ्ज़ की अगर नौयत को समझा जाता ना, तो अपने सजाने, संवारने और निखारने तक की जो खूबसूरती है ना, अगर एक औरत अपने अंदर ये ले आए तो मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं हो सकती। क्योंकि औरत खूबसूरत है, ऑलरेडी खूबसूरत है, सिर्फ निखारने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करो तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आप अपनी बीवियों पे, मैं हमेशा शौहरों को कहती हूँ कि मंथली उनको पॉकेट मनी दें। इस्लाम भी कह रहा है कि तुम उनका खर्चा जो है वो लगाओ। कितनी बीवियों को खर्चा मिलता है? कोई 5,000, कोई 10,000। वो बेचारियाँ उसमें बच्चों के पैम्पर्स पूरे करें, दूध पूरे करें, घर के अखराजात देखें, या फिर जो है वो अपनी कोई डेंटिंग पेंटिंग करवाएं कि वो किसी जो है वो किसी जगह पर जाएं। मैं इसको डेंटिंग पेंटिंग, सॉरी माजरत के साथ इसलिए कहती हूँ कि ये एक खूबसूरती है, आपके हुस्न को इन्हांस करने के लिए आपको ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगी तो फिर चीज़ें पुरानी होती चली जाएंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान पुराना होता जाता है। और जब चीज़ें पुरानी होती हैं तो उनको नया करने के लिए या तो उन्हें पेंट करना पड़ता है या फिर उन्हें साफ रखना पड़ता है। सही। तो फिर आपने इंसान को भी ऐसे ही देखना है कि अगर आप पुराने हो रहे हैं तो देखें कि आप कहाँ से पुराने हो रहे हैं। दिल से पुराने हो रहे हैं तो फिर दिल को रिन्यू करें। दिमाग से हो रहे हैं, दिमाग हैंग हो रहा है, आउटर लेयर आपकी हो रही है, तो दिमाग को जो है वो रिन्यू कर ले। अगर आप पर्सनालिटी से हो रहे हैं तो पर्सनालिटी पर जो रिवर्स केयर लगा लें। पर्सनालिटी पर फिर काम करने की जहाँ से पुराने हो रहे हैं वहीं पे काम करना शुरू कर दें। डॉक्टर शुमाइला, ये जो जेंडर रूल्स बनाए जाते हैं कि औरतों के ये हैं रूल्स, मर्दों के ये हैं रूल्स, लड़की है तो हमारे घरों में लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट बड़ा आम है कि अच्छा जी अगर अच्छी चीज़ है तो वो लड़के को दी जाती है। एक बड़ी मशहूर बात की जाती है जी, अगर सालन में अच्छी वाली बोटी है तो वो लड़के को दी जाती है और खाली आलू और शोरबा दे दिया जाता है कि चलो तुम खा लो, कोई बात नहीं, तुम बेटी हो, तुम लड़की हो, बेटे को ज़रूरत है। तो ये जो जेंडर रूल्स हमारे मुआशरे में हैं ये इतने सख्त क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे ना अब तक आते आते जो बात समझ आई है वो ये है कि अब ना मर्द और औरत की तो बात रह नहीं गई। अच्छा। मामला सारे का सारा है माश सारा ना, चूँकि सिस्टम पूरी दुनिया का एक बहुत देर से, कई सदियों से मर्दों के हाथ में है। सही।
मर्द कमाता है, पूरे सिस्टम जो है वो माशी सिस्टम उसके हाथ में है, पूरे माशरों का सिस्टम उसके हाथ में है, तो लामहला जो कमाता है घर में, जो ज़्यादा कमा के लेके आएगा वो उसका अपर हैंड होता है। अब ये देखिए एक बड़ी अच्छी इंडियन मूवी भी आई थी इस मौजू पे कि जब अब हम औरतों ने कमाना शुरू किया, जहाँ औरत थोड़ी ज़्यादा कमाती है वो भी चाहती है कि उसका अपर हैंड हो, और वो लामहला चीज़ें इस तरीके से अब घरों में थोड़ी थोड़ी, जैसे मैडम ने कहा कि बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है लेकिन बदल तो रही हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं मामलात यूं से यूं हो रहे हैं, लेकिन यकदम नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम माएँ ही करती हैं सबसे पहले घर में कि बेटा है तो बेटे को बोटी जो है ना, वो लेग पीस जो होता है ना उसमें से, गोश्त में से उसको मिलेगा, और अगर बेटी है तो चलो कोई नहीं, वो चने से भी रोटी खा लेगी, वो दाल से भी खा लेगी, और वो शोरबे से भी खा लेगी। लेकिन अब यहाँ भी एक और मसला है ना, देखिए कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम औरतें, चूँकि ये भी सदियों की अब हमारी प्रैक्टिस होती है, हम लड़कियाँ जल्दी कंप्रोमाइज़ भी कर लेती हैं थोड़े पे, बहुत कम घर में हुआ है, सिखाया उन्हें जाता है ना, उनकी ट्रेड्स में बचपन से उन्हें बताया जाता है कि आपने अगले घर जाना है तो आपने कॉम्प्रोमाइज करना है। हमारे जीन्स के डाटा पे ये ना चीजें अब ऐड हो चुकी हैं। अब हम जैसे लोग जो इनको थोड़ा थोड़ा हमने करना शुरू किया, अपने ही डाटा को इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसको भी होते होते एक्सेप्टेंस इसकी बड़ा टाइम लगेगा कि अब औरतों को खुद भी समझ आए कि देखिए मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं भी कमा रही हूँ, मैं सारी मामला देखती हूँ, मेरी सेहत ठीक होना उतना ही ज़रूरी है जितना घर के मर्द की, जितना मेरे बेटे की या जितने मेरे शौहर की, घर में ससुर की। तो और ये चीज़ें होते होते जब समझ आ रही हैं और समझ आ जाएंगी, उस दिन फिर ये होगा कि कोई नहीं, अब बोटी कोई भी खाए फ़र्क नहीं पड़ता, अब बात बराबर की है, सब इंसान हैं। अब मर्द और औरत वाली बात बहरहाल उस तरह से नहीं है, जैसे जेंडर रोल भी जिसके हम जेंडर रोल जो बहुत ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर नबिया, अब जैसे आपने जैसे बात की कि अपने आप को संवारो और सारा डेंटिंग पेंटिंग करके रखो, मतलब अपनी पर्सनालिटी को संवार के रखो। अगर नहीं संवार के रखती औरतें, घर में इतना मसरूफ रहती हैं, बच्चों में, बाहर के काम, सारा कुछ, तो फिर एक आ जाता है कि जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बाहर चल रहे हैं, फिर मर्द बाहर भी जाते हैं, फिर दूसरी औरतों को भी देखते हैं, फिर वो भी मसले होते हैं ख़वातीन को, तो फिर इसमें ख़वातीन की अपनी भी तो गलती है फिर। अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल है, इसका मेरे पास बहुत ही अच्छा जवाब है, क्योंकि सवाल इतना बड़ा होता है, उसका जवाब फिर उसी खूबसूरती के साथ जो है वो आना चाहिए। देखिए बात ये है कि आज की जो औरत है ना, उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है, और बड़ी खुश उसलूबी से ले रखी है। अच्छा, एक तरफ तो ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि इंसान इतनी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, ये फैक्ट है, और साइंस भी इसको प्रूव करती है कि आपकी कैपेसिटी है काम करने की, सोचने की, खुश रहने की या गमगीन रहने की, ये कैपेसिटीज़ हैं आपके माइंड में। अगर आप इससे ज़्यादा जो है वो तजावुज़ कर जाते हैं, चीज़ें भर जाती हैं, तो वो बलना शुरू कर देती हैं ना, बॉइलिंग पोजीशन पर आ जाती हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाती हैं। इसी वजह से ख़वातीन को घरों में रहते हुए ज़्यादा गुस्सा आता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम का। अब करें क्या? अपने हस्बैंड को अपने साथ अटैच करें, उनको जिम्मेदार बनाएं, उन पे जिम्मेदारी आयद करें, छोटे छोटे कामों में प्यार मोहब्बत से, ऐसे नहीं कि उन पे इंडोज करें कि जी ये भी करो मेरे साथ, ये भी करो, नहीं, प्यार से ना आप सब कुछ करा सकते हैं। ये जो मोहब्बत है ना, ये बड़ी मियाँ बीवी के दरमियान की मोहब्बत अगर समझ जाए ना पाकिस्तानी कपल्स, तो मैं कहती हूँ ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजरे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन ये एक पॉइंट नहीं समझ पाते जिसमें अना आ जाती है। अगर वो औरत जो है मर्द को समझा रही है ना कि मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा दें, या आप तो ऐसे काम करवाते नहीं हैं, अब बात करने का ये भी एक अंदाज़ है, और बात करने का ये भी एक अंदाज़ है कि अगर आप मेरे साथ काम करवाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप मुझे जो है मेरा थोड़ा सा हाथ बटाएंगे तो मैं इसमें ज़रा कंफर्ट जोन में आ जाऊंगी, मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। बात करने के अंदाज का बड़ा फर्क होता है दूसरे पर, अल्फाज के चुनाव का। हमारी ख़वातीन को, आधे से ज़्यादा ख़वातीन को अल्फाज के चुनाव का ही नहीं पता कि शौहरों को ट्रीट कैसे करना है, अच्छा अल्फाज इस्तेमाल कौन से करने हैं, आपने फेस एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं। अब मुझे बताया, मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी अगर सिखाऊं, आज तक किसी ने ये सब चीज़ें जो है वो टेलीविजन पे नहीं बताई। किसकी जिम्मेदारी है ये कौन सिखाए? फिर देखें, ये जिम्मेदारी कौन सिखाए? ये जिम्मेदारी थी माँ की। माँ ने बेटी को समझाना था, समझाना था, उसको कौन सिखाए? उसको भी नहीं सिखाया। तो फिर ये जिम्मेदारी जो है फिर मायने नफ्सियात पे ही आ जाती है। वही सिखाएंगे कि भाई आपने जो है वो अपनी एक्सप्रेशनलेस जिंदगी को कैसे एक्सप्रेशन से भरपूर अंदाज में जो है वो लेके चलना है। एक ना फैंटेसी है ये शादी, अच्छा एक वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है ये शादी। ये शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये शादी एक ऐसी जिंदगी है, एक ऐसा जो है वो लेवल है आपका
कि जिसे अगर आप गुजारना चाहें ना तो वो बड़ी खूबसूरती के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन लोग गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। अच्छा, शादी को जी नहीं रहे। आप जिए, जीना कैसे है? जीना है आपने ऊपर कंट्रोल करके, अच्छा, अपने अल्फाज पे कंट्रोल करके, अपने अल्फाज की अदायगी के इस्तेमाल। शौहरों को भी नहीं पता, बीवियों को भी नहीं पता, एक दूसरे को जो है वो अब्यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े फितने फिसाद डाले हुए हैं। तुम मुझे पसंद ही नहीं हो, शौहर का ये एक जुमला कि तुम मुझे पसंद ही नहीं हो, तुम मुझे तुम में कोई अट्रैक्शन नज़र ही नहीं आती, शौहर का ये एक जुमला औरत की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है, जो उसने सारी ज़िंदगी कोशिशें की होती हैं उसकी खातिर जो है वो। अच्छा, औरत सब कुछ कर रही है लेकिन मर्द समझ ही नहीं रहा। मर्द सब कुछ कर रहा है औरत के लिए, लेकिन औरत समझ ही नहीं रही। क्या वजह है? आप एक्सप्रेशन लेस हैं, आपके अल्फाज एक्सप्रेशन लेस हैं, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेशन लेस हैं। आज पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आपने मुझसे वो बात निकलवा ली है जो आज तक मैंने कहीं बैठ कर नहीं की। अच्छा, कि मियाँ बीवी के दरमियान में आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे मोहब्बत से और मुस्कुरा के करती हूँ, और एक बात मैं आपसे बड़े सीरियस होके, आप भी फौरन सीरियस हो जाएंगी, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं मुस्कुरा के बात करूँगी तो आप भी मुस्कुरा के जवाब देंगी। मेरा कोई दुश्मन भी होगा तो अगर मैं उससे भी जो है मुस्कुरा के बात करूँगी तो वो मुझे जो है मेरे साथ उस लेवल पे बात नहीं कर पाएगा, हाँ, जिस तरह प्यार से करेगा। हाँ, ट्रू, दैट्स ट्रू। तो आप मोहब्बत से मोहब्बत को जीत सकते हैं, लेकिन मोहब्बत से जंग नहीं जीती जा सकती। बेशक है, सही है। क्यों? क्योंकि जंग में जायज़ है, जंग में जायज़ है कि फिर आपने जंग जैसे मर्जी जीतनी है, आप उस जंग पे जो है वो फिर अपनी जो है वो दौड़ लगा दें, अपना पूरा जोर लगा दें जंग जीतने के लिए। अगर मोहब्बत से जंग जीती जाती तो इस्लाम जीत लेता। पहली जंगें करनी क्यों ज़रूरी पड़ी? क्योंकि लोगों को समझाना था कि हमें जो है वो हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते और हम अपने असूलों पर समझौता नहीं कर सकते। इसलिए मोहब्बत से समझाने का जिक्र बार बार इस्लाम कर रहा है, साइंस भी कर रही है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आपके खुशी के हार्मोन्स जो हैं वो खारिज होते हैं। कैसा अल्लाह ताला ने इंसानी निज़ाम बनाया है, इंसानी दिमाग बनाया है, इंसानी बॉडी की जो है वो नशोनुमा की है कि खुशी की बात करेंगे तो सारे खुश हो जाएंगे। वाह वाह वाह। लेकिन आप गम की बात करेंगे, दुख की बात करेंगे, हर वक्त अपने आप को मुझे तो खुशी नहीं मिली। हाँ, आपको खुशी नहीं मिली क्योंकि आपने तलाश नहीं की। अगर आप तलाश करते तो आपको खुशी जरूर मिलती। खुशी मिलती है। वही बात आ गई ना, क्रक्स आ गया कि आपने किस तरह अपनी चीज़ों को पॉइंट आउट करना है, हाईलाइट करना है, एक्सप्रेस करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, और अगर आप अच्छे तरीके से कन्वे या एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो आपको उसका डिजायर्ड रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो फिर मुझे फिर ये बताएं कि डॉक्टर शुमाइला के फिर घर बसाने का जो, अगर घर नहीं बसाया जाता, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी बहुत मुश्किलात भी आती हैं ख़वातीन को, कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कहते चले अब हम लोग सेपरेट हो जाते हैं या घर अब मेरे से नहीं बसा रहा, उसकी भी जिम्मेदारी फिर खातून पे ही आती है कि इसी की गलती होगी, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे ही नहीं घर बचाया गया। देखिए, ये फिर वही बात है, जब हम एक्सपेक्ट औरत से ही ज़्यादा करते हैं तो फिर हम इल्ज़ाम भी औरत को ही ज़्यादा। तो क्या फिर अब फिर मर्दों को भी अब इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए? काउंसलिंग होनी ही सबसे पहले मर्दों की चाहिए। आप देखिए, अभी मैडम भी बात कर रही थी, इनके मैंने बड़े क्लिप्स पहले भी सुने हैं, आप भी अभी बात कर रही थी कि औरत को बन ठन के रहना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए, औरत को वो करना चाहिए। अब ये देखें, घर में मर्द जब आते हैं बाहर से काम करके, वो बाहर, मतलब ये दो चीज़ें हैं ना। देखें, हम मर्द सबसे पहले हम ताना देते हैं, थोड़ा सा मैं अपने उसमें पंजाबी वाले स्टाइल में आ रही हूँ। मर्द सबसे पहले ताना देते हैं, घर से बाहर जाते हुए तुम बंधन जाती हो, घर में रहते हुए तुम्हें मौत पड़ी रहती। ये जुमले होते हैं, आपने सुना होगा। अच्छा, वही मर्द जब घर से बाहर जाता है, अच्छे कपड़े पहन लेता है, पैंट शर्ट भी पहनेगा, परफ्यूम भी लगा लेगा, शेव भी कर लेगा, द मोमेंट वो घर आएगा सबसे पहले वो क्या करेगा, बुनियान पहनी हुई होगी और साथ में जो है ना वो खुला सा ट्राउज़र पहन लेगा या शॉर्ट्स पहन लेगा। अब अपना हुलिया उसका ऐसा है कि जैसे अभी बैल होने जा रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं आप खुद भी तो वही सब करते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि मर्द भी तो नहीं औरत के लिए बन ठन रहा, पहले वो तो शुरू करे, वो भी तो कहे कि भाई हाँ कोई नहीं, तुम्हें मतलब तुम्हारे पास आना है मैंने, तो मतलब मैं तुम्हारे आस पास हो गई, तुम मुझसे स्मेल ना आए। मर्द क्या करते कि एक दिन ब्रश ही नहीं करते। मतलब मैं हैरान हूँ, ये कैसे लोग हैं। मैं चूंकि को एजुकेशन में पढ़ाती हूँ, मैं लड़कों को मैं बकायदा टोक देती हूँ, वो हंसे में कहती है इतनी दाढ़ी लंबी हुई भी होती है, शेव आई भी होती है, बाल नहीं कटिंग कराते हैं, कपड़े इस्त्री नहीं होते, ऐसे घरों से कपड़े निकाल के लाते हैं, पहन के वही आ जाते हैं। जूते टूटे हुए हैं, वैसे मोबाइल हैं सबके पास, स्मार्टफोन है, बैलेंस भी डल रहे हैं, लड़कियों से बातें भी हो रही हैं, जानू मानू भी चल रहा है। आप अपने
कपड़े साफ सुथरे नहीं रख सकते बेटा। इवन मैं तो कह देती हूँ कि बेटा अब आप जवान हो गए हैं, अभी आप जब लड़कियों को देख रहे होते हो तो अपने आप को इस काबिल तो कर लिया करो किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देख भी सको। अच्छा, तो ये मामला दोनों जेंडर्स का है, दोनों एक दूसरे के लिए नहीं करते। हाँ, बाहर की औरत के लिए मर्द भी बड़ा अच्छा अच्छा बिहेव भी करेगा, तमीज से बात करेगा, चीची मैं आपके काम आता हूँ, चीची चीची क्या मसला क्या हुआ मैडम आपको सामान। अच्छा, बाहर बहुत खुश मिजाज होंगे और बाहर बड़ी हंसी मजाक होगा, जैसे घर आएंगे उनके चेहरे पे गुस्सा और बाल ही नहीं जाते उनके माथे से। बेचारी औरतें सुबह से लेकर शाम तक उनके माँ बाप को संभाल रही, उनके बच्चों को भी संभाल रही, घर के काम भी करती हैं। फिर कोई ये कहे कि जी अब हम स्टार प्लस की हीरोइन बन के ये साड़ी बांध के और मैं मेकअप इतना करके मैं किचन में काम नहीं कर सकती, मतलब ये कैसे हो सकता है। और मैं अगर सोने के लिए जा रही हूँ तो फिर वही बात है, मैं उन हीरोइंस की तरह इतनी चूड़ियाँ मंगलसूत्र मांग ये नहीं जा सकते। घर में सब नॉर्मल ही होते हैं, सब ऐसे ही रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये आदतें अपनी हमें चेंज करनी पड़ेगी कि सबके सब और दोनों साइड से एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के लिए बनना संवरना चाहिए। असल में कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहाँ इंसान सुकून ले सके और कंफर्ट जोन में आ सके, कोई हल्के फुल्के कपड़े पहन के जो है वो रह सके, तो वो घर ही है, घर ही होता है, घर ही है। अब वहाँ कोई एक्सपेक्ट करे कि अब ये लहंगा पहन के या शरारा पहन के सारा दिन शरारा शरारा करती फिरेंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। शरारा बिल्कुल ना करें, लेकिन कम से कम जो है वो शौहर से किनारा भी ना करें। शौहर को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखने के लिए अब क्या करें कि ये हम प्रॉब्लम ये है कि भाई ये सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि एक मर्द जो है ना, मैं हमेशा से कहती हूँ उसकी तबीयत और तरबियत दोनों ही में जो है वो कमी मौजूद है। क्योंकि तरबियत जो है ना वो कमी यहाँ मौजूद है कि उसने सीखा ही नहीं कि औरत को रिस्पेक्ट किस लेवल पे देनी थी। सही, सब मर्दों की बात नहीं हो रही। देखिए जो नहीं करते, मैं हमेशा ये कहती हूँ, हर बंदा जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहा होता है मैं तो करता हूँ, तो भाई आप करते हैं तो आपको कहा भी नहीं है। जो नहीं करता उनकी बात होती है, जो नहीं खवातीन करती उनकी बात होती है, सब नहीं होती इसमें शामिल। ये जहन में रखा करें। हाँ, ये होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम स्पेसिफिक कोई स्पेशल नहीं मैं कह सकती कि चंद खवातीन के लिए कह रही हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए कह रही होती हूँ, जनरलाइज करना पड़ता है चीज़ों जी। तो ये चीज़ें जो है ना वो आप ये थोड़ा सा अपने माइंड को कुशादा करें, खोलें। लोग, मैं चाहती हूँ लोग अपने जहन को ज़रा बड़ा करके जो है वो बात को सुने और हौसला भी रखें, तब जाके समझ आएगी कि घर कैसे बसाना है। औरत की जिम्मेदारी है घर की सफाई सुथराई रखना, बिल्कुल जिम्मेदारी है। एक अगर आपने अच्छी औरत को जो है वो देखना है तो आप उसके किचन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी साफ़ सुथरी औरत है, कितनी सफाई से काम करती है। काम करने के अंदाज से भी पता चलता है कि कितनी सफाई से जो है वो खाना बन रहा है उस किचन में, इर्द गिर्द का माहौल आपको बता देता है। ये है एक खातून की जो है वो खूबसूरती। और मैं ये कहती हूँ कि ये एक अच्छी औरत की खूबी है। एक अच्छी औरत अपना किचन साफ़ रखती है, अपना वॉशरूम साफ़ रखती है, उसका बेडरूम साफ़ रहता है। जो लोग नहीं रख पाते, बाहर जाती हैं खवातीन, जाहिर है कि नहीं भी कभी दिल करता, तो उनका हाथ बटाने के लिए घर में कोई ना कोई ऐसी बंदी होनी चाहिए, कोई मुलाजमा होनी चाहिए, या शौहर जो है वो कभी अगर घर पे मौजूद है मिलजुल के कर ले, कोई मसला नहीं है। इसमें किसी की इज्जत नहीं घटती, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि आपकी मोहब्बत में इजाफा होता है कि जब आप किसी के लिए कोई काम करके रखेंगे और आपकी बीवी बाहर जॉब करती है, वो घर आएगी तो उसके दिल में आपकी कितनी इज्जत बढ़ेगी। और अगर शौहर आएगा और देखेगा यार मेरा घर साफ़ सुथरा रखती है मेरी बीवी, खुद भी साफ़ सुथरी रहती है, बच्चे भी, इर्द गिर्द का माहौल भी सब सही है, तो वो खुश होगा। लेकिन कुछ मर्द जो है ना वो इस तरह की पर्सनालिटीज़ के होते हैं। मैं 3-4 मर्दों के हवाले से कहती हूँ कि इनसे तो कभी शादी नहीं करनी चाहिए। कौन से? लेकिन अब क्या करें, उनको किस तरह से आप बाहर निकालें, वो भी आपके माशरे का हिस्सा है। एक तो वो लोग जो खुद गर्ज हैं, बहुत से ऐसे मर्द हैं जो खुद गर्ज हैं, नहीं ना करें। एक वो लोग जो अपने आप को जो है वो हर वक्त में अपनी बात को सच, मैं सच हूँ, बाकी सारे झूठ है, मैं एक मम्माज बॉय से शादी नहीं करनी, ठीक है। बस वो जो है वो कहेंगे अम्मी ने कह दिया है तो बस यही अटल है, इसके अलावा नहीं। अम्मी की बात जरूर माने, लेकिन बीवी को भी समझे, उसकी भी बात को देखें, ठीक है। आप इन तीन लोगों से रहें, बिल्कुल रहें, लेकिन आपने बीवी को भी जो है वो इज्जत देनी है उसके मुकाम पर, ये जरूर सोचें। दोनों में बैलेंस जरूर करना, ये नहीं कि एक जो है तराजू का पलड़ा जो है ना बहुत भारी हो और एक को पता ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहा है, बस जाएंगे, फिर घर बसेंगे। तो तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, बैलेंस जो है ना वो सारी चीजें होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर नबीहा मौजूद थी और डॉक्टर शुमाइला मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों यहाँ पर आई, वक्त निकाल के। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।